नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आज मैं डिस्कशन करने वाला हूँ सन फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड के बारे में। देखिए सन फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड जो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज के सबसे बड़े कंपनी है। क्योंकि इसका अगर मार्केट कैप देखूँ और बाकी कंपनी से कंपेयर करूँ, तो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज में जितनी सारे कंपनीज है, उनमें से सबसे बड़ी कंपनी है सन फार्मा। और आज इसी कंपनी के बारे में चर्चा करूंगा क्योंकि जब भी मुझे कोई कंपनी इसके ऊपर कभी भी टेक्निकली अपॉर्चुनिटी देखने को मिले और कंपनी का वैल्यूएशन और कंपनी के फाइनेंशियल मुझे ठीक ठाक देखने को मिले, तब मैं इस कंपनी के ऊपर कुछ पॉजिटिव डिसीजन लेता हूँ। तो मैं किस तरीके से रिसर्च करता हूँ, वो इस वीडियो के अंदर आपको सीखने को जानने को मिलेगा। मेरी तरफ से कोई भी रिकमेंडेशन नहीं है नहीं। आपको अगर काम करना है इस कंपनी के ऊपर, एक बार खुद की रिसर्च और खुद के जो एडवाइजर है उसके साथ बातचीत करके काम करिएगा। तो सबसे पहले देखिए, सन फार्मा इंडिया के सबसे बड़े कंपनी ये तो आप देख ही चुके हैं। बाकी सारे कंपनीज के जो मार्केट कैप है और इस कंपनी का मार्केट कैप है, बहुत बड़ा अंतर है। ठीक है, सन फार्मा का जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है करीबन 4 लाख करोड़ के आसपास। कंपनी की खासियत पॉइंट ये है कि कंपनी के जो वैल्यूएशन है, उस वैल्यूएशन के हिसाब से कंपनी थोड़ा सा ज्यादा अभी करंटली देखने को मिला, तो वैल्यूएशन कम भी हुआ है, कितना कम हुआ दिखाऊंगा। उससे पहले देखिए सेल्स का ग्रोथ, जो पूरा सेक्टर में एवरेज है 9.51 और कंपनी का सेल्स का ग्रोथ है 10.46। प्रॉफिट का ग्रोथ है 22% और जहाँ पे ओवरऑल ऑल मार्केट्स में दिखाए तो 16.64 के आसपास। तो यहाँ पे एक चीज़ों को नोटिस करना, जब किसी भी पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए कि अच्छे कंपनी का अगर मतलब अर्निंग और सेल्स सब कुछ ठीक ठाक है और उसका डेप्थ भी कम है, तो उस कंपनी के ऊपर हमेशा बड़े प्लेयर अपॉर्चुनिटी ढूंढता है कि जब भी करेक्शन हो तो उस करेक्शन माहौल में अपॉर्चुनिटी ढूंढेगा। तो किस तरीके से अपॉर्चुनिटी ढूंढा गया, जो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। उससे पहले कंपनी का क्वार्टरली रिजल्ट देख लेते हैं। जैसे देखिए कंपनी का 11,200 से लेकर 12,300 और 13,600 करोड़, मतलब कंपनी की जो सेल्स है वो एक स्ट्रांगली सेल्स का इंक्रीजिंग हुआ। मतलब देखा जाए तो कंपनी का सेल्स जो है वो स्ट्रांग यहाँ पे इंक्रीज हुआ। मतलब यहाँ पे सेल्स देखा जाए तो अच्छा खासा यहाँ पे इंक्रीजिंग देखने को मिले। इंटरेस्ट पेमेंट, एक्सपेंस सब कुछ मिटाने के बाद कंपनी के हाथ में जो प्रॉफिट आया, वो भी साल भर के डेटा के वाइज कंपनी का प्रॉफिट अच्छा हुआ। मगर दिक्कत वाला बात ये हो गया कि कंपनी पिछले क्वार्टर्स में ज्यादा प्रॉफिट किए थे, इस बार वो प्रॉफिट मार्जिन थोड़ा सा कम हो गया। तो उस बेसिस में यहाँ पे थोड़ा सा प्रेशराइज है। दूसरी बात, कंपनी के अगर मैं बैलेंस शीट में जाऊँ तो कंपनी का रिजर्व बहुत शानदार है और कंपनी का कर्जा ना के बराबर है और कंपनी का फिक्स एसेट भी तगड़ा है। मगर एक दिक्कत वाला बात पॉइंट यहाँ पे ये लगा कि कंपनी CWIP में हर साल कुछ ना कुछ अमाउंट्स बढ़ाते चले जा रहे थे। मतलब खुद के बिजनेस के जो मतलब इन्वेस्टमेंट है, उस इन्वेस्टमेंट के अच्छा खासा यहाँ पे इन्वेस्टमेंट वो करते चले जा रहे हैं। और उस हिसाब से इस बार कंपनी ऑनगोइंग प्रोसेसिंग में उतना ज़्यादा पैसा नहीं लगाया। मतलब कंपनी पहले से ही प्रोडक्शन ऑलरेडी हो चुके हैं। जो प्रोडक्शन अभी वो मतलब वो बेच नहीं पा रहा है, उसको बेचने के बाद ही फिर से वो इन्वेस्टमेंट करेंगे। जैसे आप देखेंगे तो यहाँ पे कंपनी ने जो कर्जा लिया, जो लोगों के मन में डाउट है कि कंपनी कर्जा ले रहा है, क्या वो उस कर्जे को पेमेंट कर रहा है, जो जरूर कर रहा है। आप देख सकते हैं जितना कर्जा कंपनी लिया, धीरे धीरे करके सारे कर्जा वो पेमेंट भी कर चुके हैं। इसका मतलब यहाँ पे कोई भी डाउट नहीं है कि कंपनी लोन ले रहा है और लोन के हिसाब से कंपनी पेमेंट नहीं कर रहा है। तो यहाँ पे तो सब कुछ ठीक ठाक है। अभी चलो कंपनी के वैल्यूएशन को देख लेते हैं। कंपनी खुद के पी रेशियो 33 है और कंपनी की इंडस्ट्रीज पी रेशियो 27 है। मतलब कंपनी के वैल्यूएशन इंडस्ट्रीज वाइज थोड़ा सा ज़्यादा है, फिर भी मैं अगर पी रेशियो में एक बार जाकर देखूँ तो कंपनी का पी रेशियो चला गया था 44 और करंटली जो है वो करीबन 33 के आसपास है। कंपनी का एवरेज पी रेशियो है 30। मतलब कंपनी का वैल्यूएशन अभी भी थोड़ा सा हाइक है। मार्केट अगर करेक्शन जिस तरीके से हो रहा है और भी ज़्यादा करेक्शन हो तो उसका एक प्रेशराइज कंपनी के ऊपर देखने को मिलेगा, क्योंकि सन फार्मा एक निफ्टी 50 का कंपनी है। तो निफ्टी 50 में वेटेज देखा जाए तो इसका भी है। तो उस हिसाब से कंपनी के ऊपर एक प्रेशराइज बन सकता है कि अगर निफ्टी 50 में करेक्शन हो। तो सीधा सीधा कहूँ कि कंपनी के सारे पॉइंट्स अच्छा होने के कारण कंपनी के ऊपर इन्वेस्टर भी ट्रस्ट बिल्ड करते हैं और कोई भी माल नहीं बेचा। आप खुद ही देख सकते हैं, एक भी क्वांटिटी नहीं बेचा। इसका मतलब कंपनी के ऊपर ज़्यादा ट्रस्ट इंस्टीट्यूशन भी करते हैं, क्यों ना करे। जो कंपनी का प्रॉफिट एंड सेल्स का ग्रोथ कंटिन्यूसली हमेशा मेंटेन्स हो रहा है और कंपनी अच्छे खासा रिटर्न भी दे रहा है। सिर्फ एक साल में कंपनी रिटर्न नहीं दिया क्योंकि मार्केट करेक्शन हुआ इसके कारण। तो फिर से वो रिकवरी भी कर सकते हैं एक साल में, क्योंकि कंपनी जब जब इस तरीके से करेक्शन हुआ तब तक रिकवरी भी किया है, जो मैं अभी आपको चार्ट में दिखाऊंगा।
तो चार्ट के हिसाब से देखूँ तो मैं हमेशा 52 वीक हाई लो स्ट्रेटेजीज के हिसाब से काम करता हूँ। तो इस कंपनी के ऊपर 52 वीक का हाई लो स्ट्रेटेजीज के ऊपर काम नहीं करूंगा, क्योंकि अभी तक वो स्ट्रेटेजीज बना नहीं। तो स्ट्रेटेजीज कौन सा स्ट्रेटेजीज में यूज करूंगा, इस वीडियो में जानकारी आपको जरूर मिलेगा। सबसे पहले मैं ये देखता हूँ कि कंपनी टॉप लेवल से कितना करेक्शन हुआ। अगर मैं पूरा का पूरा टॉप लेवल से इस कंपनी के करेक्शन पॉइंट तक देखूँ, तो ओवरऑल 20% कंपनी के करेक्शन हो चुके हैं। जब भी कोई कंपनी 20% करेक्शन होता है तो उस जगह पे मुझे एक अपॉर्चुनिटी देखने को मिलता है। तो मेरे हिसाब से 20% करेक्शन तो कंपनी कर चुके हैं, और उस बेसिस में मुझे एक अपॉर्चुनिटी तो यहाँ पे मिला। दूसरी बात, क्या इस 20% स्ट्रेटजीज के बेसिस में मैं काम कर रहा हूँ? बिल्कुल नहीं। मैं इसके साथ और एक स्ट्रेटजीज को एडिंग किया, जो दोनों स्ट्रेटजीज मुझे एडिंग होने के बाद ही इस अपॉर्चुनिटी देखने को मिले। जैसे कंपनी देखिए लगातार गिरने के बाद ये जो लाइन्स कंपनी को वो देखने को मिला, इस लाइन्स को कहा जाता है 200 डेज मूविंग एवरेज लाइन। तो 200 डेज मूविंग एवरेज लाइन, इस लाइन के नीचे स्टॉक को आना चाहिए, मतलब आना पड़ेगा। मतलब यहाँ पे देख सकते हैं 200 डेज मूविंग एवरेज के नीचे लाइन आ चुके हैं, मतलब सॉरी नीचे कैंडल आ चुके हैं। और उस टाइम यहाँ पे जो स्ट्रेटजीज ऐड किया वो है आरएसआई का स्ट्रेटजीज। तो आरएसआई का स्ट्रेटजीज कहाँ से ऐड करेंगे, तो आप इंडिकेटर में चाहिए और यहाँ पे आप आरएसआई लिख लीजिए, तो आपको ये रिलेटिव स्ट्रेन इंडेक्स आपको मिलेगा। तो उसमें कुछ कुछ भी नहीं करना है, इस अपर लाइन को 70 रखना है और लोअर लाइन को आपको 30 रखना है। तो इस बेसिस में मैंने इस सेटिंग्स को कहाँ से किया, यहाँ पे आरएसआई के बाद यहाँ पे सेटिंग्स आपको देखने को मिलेगा। तो सेटिंग्स में चले जाना और यहाँ पे देख सकते हैं आपको बहुत सारे इस तरीके से डेटा देखने को मिलेगा। आप देख सकते हैं आरएसआई अपर बैंड 70 रखा और लोअर बैंड 30 रखा, और बीच में 50 आरएसआई मिडिल बैंड, इस हो ना हो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सिर्फ आपको इस दोनों को ऑन करना है और ओके करना है। और आरएसआई का जो लाइन है, आरएसआई का जो लाइन स्टाइल है, उस लाइन स्टाइल को आपको यहाँ पे कलर देना है। मतलब यहाँ पे जो बीच में जो लाइन जा रहा है ये आरएसआई का लाइन है, और ऊपर वाला 70 और नीचे वाला 30 है। तो मैं काम कैसे करता हूँ, जब भी 200 इज मूविंग एवरेज, सॉरी, जब जब भी कैंडल 200 डेज मूविंग एवरेज के नीचे आए, उस टाइम आरएसआई भी आरएसआई के का जो लाइंस है वो 30 को टच करे, तब मुझे अपॉर्चुनिटी दिखे। मतलब यहाँ पे इस जगह पे देखा जाए तो अपॉर्चुनिटी दिखे, जहाँ पे 20% मार्केट करेक्शन भी हुआ, उस टाइम आरएसआई भी 30% के आसपास करेक्ट, सॉरी, उस टाइम आरएसआई भी टच किया 30 को। मतलब दो अपॉर्चुनिटी एक साथ मिले, मतलब दो स्ट्रेटेजीज मुझे यहाँ पे मैच होता देखने को मिले। तो इस जगह से मैं किस तरीके से अपटेन देखूंगा, जब आरएसआई लाइन जब 70 को टच करेगा तब मेरा एग्जिट पॉइंट बनेगा। तो क्या इस तरीके से स्ट्रेटजीज पहले भी बने थे? अगर मैं 20% करेक्शन के स्ट्रेटजीज के हिसाब से एक बार देखूं, तो मैं एक बार आपको बैक टेस्टिंग करके दिखा देता हूँ। जब भी टॉप लेवल से 20% करेक्शन हुआ, तो क्या मैं उस स्ट्रेटजीज को फॉलो किया, क्या उस स्ट्रेटजीज में मुझे कुछ खास रिटर्न मिला? चलो वो आपको सबसे पहले दिखा देता हूँ। जैसे देखिए यहाँ पे टॉप हुआ था, मतलब जो टॉप क्लोजिंग प्राइस था, उस क्लोजिंग प्राइस से मैं अगर 20% देखूँ तो यहाँ पे 20% करेक्शन हुआ नहीं था। तो उससे पहले मैं जाकर देखता हूँ, तो वहां से जाकर देखूँ तो 20% क्या यहाँ से करेक्शन हुआ था? यहाँ से मैं अगर टॉप लेवल से एक बार मार्किंग करके देख लूँ, तो ओवरऑल 15% टू 16% करेक्शन हुआ था। तो यहाँ पे नहीं आया, तो 20% रूल्स में उतना ज़्यादा करेक्शन हुआ नहीं। मगर कोविड के टाइम में अच्छा खासा करेक्शन हुआ था, तब एक बार देख लेता हूँ। जैसे यहाँ पे टॉप लेवल था, उस टॉप लेवल से 20% का करेक्शन यहाँ से ही हो चुके थे। तो एक बड़ा फॉल उसके बाद भी हुआ, 20 40% के आसपास करेक्शन भी हो गया था, उसके बाद रिकवरी हुआ। तो चलो आरएसआई लाइंस क्या कर रहा है, कह रहा है, वो एक बार देख लेते हैं। तो आरएसआई स्ट्रेटजीज के हिसाब से फाइनली आरएसआई 200 डेज मूविंग एवरेज के लाइन नीचे कब आया, देखिए आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने जब ट्रेड किया था उसका मार्किंग भी करके रखा। उस जब भी मैं कोई ट्रेड लेता हूँ उसका मार्किंग हमेशा रहता है, क्योंकि मुझे बार बार उस स्ट्रेटजीज को जब भी मैं ट्रेड लेता हूँ तो फ्यूचर का, सॉरी, पास्ट का जो परफॉर्मेंस हुआ उसको मुझे देखने को मौका मिलता है। जैसे देखिए यहाँ पे 200 डेज मूविंग एवरेज के नीचे आया, और यहाँ पे आरएसआई भी टच किया, और यहाँ पे आरएसआई फाइनली 80 को यहाँ पे टच किया। तो ये जो टाइम पीरियड बना, और यहाँ से टच करने के बाद फाइनली यहाँ पे जो क्लोजिंग हुआ वो 42 डेज में 13% का गेन मिला। तो एक मंथ में 14% का गेन, इससे बढ़िया बात और क्या हो सकती है। यहाँ पे भी देखिए सेम टू सेम एक बना, आरएसआई यहाँ पे भी 30 के नीचे गया और कैंडल भी 200 डेज मूविंग एवरेज के नीचे आया, और आरएसआई जब ऊपर जाकर 80 को टच किया तब क्लोजिंग यहाँ पे हुआ। तो यहाँ पे कितना बना, यहाँ पे भी 42 डेज में 19% का गेन मिला। तो इस तरीके से बढ़िया काम आप कर सकते हैं। इसके लिए आपको बैक टेस्टिंग करना होगा, इसके लिए आपको स्टडी करना होगा। जैसे देखिए यहाँ पे भी आरएसआई ने क्या किया, रूल्स रेगुलेशन को फॉलो किया, 30 को टच किया, और यहाँ पे देखिए रिबाउंड्स करके 24% गेन मिला, और वो भी 36 डेज में। तो इतना जल्द से जल्द कंपनी रिबाउंड्स करते हैं और अच्छा खासा यहाँ पे ग्रोथ भी देते हैं। तो इस यहाँ पे देखिए यहाँ पे दो बार यहाँ पे स्ट्रेटेजीज बने। पहली बार जो स्ट्रेटेजीज बना था वहाँ पे कुछ खास रिटर्न नहीं मिला,
जस्ट 48 डेज में जस्ट 2% का गेन, तो ये तो ब्रोकरेज में चला जाएगा, कोई बात नहीं। सेकेंड एंट्री जब मिला, सेकेंड एंट्री में 34% का गेन मिला, और वो भी जस्ट 16 डेज में। तो यही होता है खासियत पॉइंट किसी भी स्ट्रेटजीज का। तो इसके लिए आपको बैक टेस्टिंग करना होगा, पीछे जाकर सारी चीज़ों को देखना होगा, तभी आपको कॉन्फिडेंस आएगा, तभी आप उस स्ट्रेटजीज को फॉलो करके काम कर सकते हैं। तो मेरे हिसाब से सारी चीज़ों को बैक टेस्टिंग करके देखना और उसके बाद काम करना। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करना। थैंक यू।